हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, जो हमने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट किए हुए थे, आज उसका सेशन 5 यानी क्लास 5 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यू हैं यानी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके लिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, NSCL यानी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, UPRVUNL, UPPCL और इसरो और DRDO के जैसे सभी आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस जो हैं निम्न पैटर्न पर आधारित हैं और आपको आपके एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रेड कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन है। 81 नंबर का क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हैंड रीमर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रीमर का एक हिस्सा है। आपको हैंड रीमर के हिस्से के बारे में यहां पर पूछा गया है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है बॉडी, शैंक, सर्कुलर लैंड या ऑल ऑफ दीज। यानी बात करें हम रीमर की तो रीमर क्या होता है? रीमर एक प्रकार का कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो ड्रिल होल होता है उसको फिनिश करने के लिए और उसका साइज बढ़ाने के लिए करते हैं। क्योंकि जब हम क्या होता है किसी होल को ड्रिल के द्वारा करते हैं तो वो एक्यूरेट साइज में नहीं होता है और फिनिशिंग भी उसमें उतनी अच्छी नहीं होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जहां पर हमें एक्यूरेट साइज में और फिनिश्ड होल की जरूरत होती है तो वहां पर हम रीमर का यूज करते हैं। रीमर के द्वारा अगर हम किसी होल को फिनिश करने या साइज को बढ़ाने का जो काम करते हैं या बढ़ाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि रीमर किस मटेरियल से बने होते हैं तो रीमर जो है प्रायः हाई कार्बन स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील या फिर हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं। लेकिन जब कभी मास प्रोडक्शन होता है तो जो रीमर होते हैं वो कार्बाइड टिप वाले यूज़ में लाए जाते हैं। यानी मास प्रोडक्शन के लिए कार्बाइड टिप वाले रीमर का आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको हैंड रीमर के बारे में पूछा गया है। तो जो रीमर होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? पहला तो होता है हैंड रीमर और दूसरा हो जाता है मशीन रीमर। यानी आप रीमर का जो यूज़ है हैंड के द्वारा भी कर सकते हैं और मशीन के द्वारा भी रीमिंग कर सकते हैं। तो आपको जो हैंड रीमर के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन कहा है कि हैंड रीमर का बताइए कि एक कौन सा हिस्सा है, बॉडी, शैंक या सर्कुलर लैंड या ऑल ऑफ दीज। यानी हैंड रीमर के एक पार्ट के बारे में पूछा है कि बताइए कि इनमें से कौन सा हैंड रीमर का एक हिस्सा है। तो डियर फ्रेंड्स, बॉडी भी हैंड रीमर का हिस्सा है, शैंक भी जो है हैंड रीमर का हिस्सा है और सर्कुलर लैंड भी जो है हैंड रीमर का हिस्सा है। यानी आपको यहाँ ऑप्शन डी मिल जाता है, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 81 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है। यानी आपको यहाँ पर जो है सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में पूछा गया है। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट के बारे में आपको बताना है कि सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा है। ग्रेफाइट आपको दिया गया है, ग्रीस आपको दिया गया है, कैस्टर ऑयल और लॉर्ड ऑयल आपको दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये कैसा है, ये जो है सॉलिड होता है। यानी सॉलिड लुब्रिकेंट के अंतर्गत ग्रेफाइट आता है। जो ग्रीस होता है ये सेमी सॉलिड के अंतर्गत आता है, जबकि कैस्टर ऑयल और लॉर्ड ऑयल जो होता है ये लिक्विड लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में जो ग्रीस दिखाई दे रहा है यानी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट का उचित उदाहरण हमें ऑप्शन बी में मिलता है। यानी 82 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, 82 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट, यानी आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, यानी आपको यहाँ पर कूलेंट यूज करने के पर्पस के बारे में पूछा गया है। तो आपको जो है ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आप बताइए कि कूलेंट को यूज करने का मेन पर्पस क्या होता है। कूलेंट को यूज करने का मेन पर्पस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में मिल जाता है टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस, यानी कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना। टू कूल द रूम यानी कमरे को ठंडा करना। टू कूल द ऑपरेटर यानी प्रचालक को ठंडा करना। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स 83 नंबर के क्वेश्चन में हमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है यहाँ पर कि टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्कपीस, यानी कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करने के लिए कूलेंट का मेन पर्पस होता है, यानी कूलेंट को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा कर सके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, यानी 83 नंबर का जो ए नंबर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द डिवाइस शोन इन अ फिगर, यानी चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए। आपको यहाँ पर सिंपली एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको बताना है कि कौन सा जो है डिवाइस है। ऑप्शन में आपको दिया गया है माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर या नन ऑफ दीज, यानी आपको यहाँ पर जो फिगर में दिखाया गया है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने इसको यूज़ भी किया होगा और जनरली देखा तो ज़रूर होगा। तो डियर फ्रेंड्स 84 नंबर का हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो फिगर में दिखाया गया डिवाइस है वो वर्नियर कैलिपर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेवल प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर, यानी आप बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर मिल जाते हैं एंगल्स, लेंथ, डेप्थ या फिर वेट, यानी आप बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो हम बात करें बेवल प्रोटेक्टर की, तो जो बेवल प्रोटेक्टर का यूज़ होता है वो हम एंगल के मेजरमेंट के लिए करते हैं, यानी कोण का मापन करने के लिए करते हैं। तो 85 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है। आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के उपयोग के बारे में यहाँ पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं टू चेक पैरेललिज्म शाफ्ट, यानी आपको शाफ्टों की समानांतरता की जांच करने के लिए, या फिर टू चेक कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ होल्स, यानी छिद्रों की केंद्रीकरण की जांच करने के लिए, टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस एंड पैरेललिज्म, यानी समतलता और समानांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बताना है कि आप डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज़ करते क्यों हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाता है, यानी शाफ्टों की समानांतरता की जाँच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में है छिद्रों की केंद्रीकरण की जाँच करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर आपको मिल जाता है समतलता और समानांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी मिलता है ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी। तो डियर फ्रेंड्स जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है दिए गए तीनों ऑप्शन को यूज करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल, यानी आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अलोह धातु है। अलोह धातु के बारे में आपको पूछा गया है।
कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम आपको ऑप्शन के तौर पर दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है कि एक अलोह धातु कौन सी है। तो बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम दिखाई दे रहा है जो कि नॉन फेरस मेटल है। यहाँ पर जो कास्ट आयरन, रॉट आयरन और स्टील हैं ये सभी फेरस मेटल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत आता है। तो हमारा 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? कलर, वेट, स्ट्रक्चर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो बात करें हम धातुओं के भौतिक गुणों की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की, तो कलर भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, वेट भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, स्ट्रक्चर भी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। यानी हमको 88 नंबर के क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर के क्वेश्चंस का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टील एज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड खालिस्तान, यानी स्टील कार्बन और खालिस्तान का एक मिश्र धातु है। यहाँ पर आपको एलॉय के बारे में पूछा गया है कि स्टील किन दो धातुओं से मिलकर बनती है, वो आपको बताना है। यहाँ पर इसका एलॉय क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको एक एलॉय के तौर पर कार्बन तो दे दिया गया है, लेकिन दूसरा एलॉय के बारे में आपको बताना है कि किसकी मिश्र धातु होती है स्टील। तो आपको कॉपर ऑप्शन में दिया गया है, एल्यूमिनियम, आयरन और सोडियम ये सभी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हम बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की जो स्टील का एलॉय होता है कार्बन और आयरन होता है, यानी कार्बन और जो आयरन होता है इससे मिलकर क्या होता है, स्टील बनता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है आयरन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी स्टील किसका एलॉय होता है? कार्बन और आयरन की एक मिश्र धातु होती है, उसको हम स्टील कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कास्ट आयरन इज जनरली इन नेचर, यानी ढलवा लोहा आमतौर पर प्रकृति का क्या होता है? इलास्टिक होता है, मेलेबल होता है, ब्रिटल होता है या डक्टाइल होता है? तो बात करें कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन जो होता है जनरली कैसा होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है, यानी भंगुर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी मिल जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट, यानी निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शंस में आपको सही विकल्प का चयन करके बताना है कि कौन सा ऐसा गुण है जो हीट ट्रीटमेंट से अफेक्टेड होता है या इफेक्टेड होता है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट से इफेक्टेड प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर हमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी हार्डनेस, डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ, ये सभी क्या होती हैं? हीट ट्रीटमेंट से इफेक्टेड होती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मिल जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स, यानी निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है? सोल्डरिंग फ्लक्स के कार्य के बारे में यहाँ आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है कि इट प्रिवेंट कोरोजन, यानी ये क्षरण को रोकता है। इट रिमूव्स ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, यानी यह सोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है। या फिर इट प्रमोट्स द वेट सरफेस, यानी ये गीली सतह से या गीली सतह को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी इसके
सही आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें सोल्डरिंग फ्लक्स के कार्यों की, तो जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है ये जो है कोरोजन को प्रिवेंट करता है, यानी क्षरण को रोकता है, सोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है, इसके अलावा गीली सतह को भी बढ़ावा देता है। यानी हमारा 92 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोल्डर, यानी निम्नलिखित में से कौन सोल्डर का प्रकार नहीं है? सॉफ्ट शोल्डर, हार्ड शोल्डर, ब्रिटल शोल्डर या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर शोल्डर के प्रकार के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है ना। तो बात करें शोल्डर की, यहाँ पर आपको शोल्डर के टाइप्स में एक सॉफ्ट शोल्डर मिल जाता है, एक हार्ड शोल्डर मिल जाता है, लेकिन ब्रिटल शोल्डर यहाँ पर दिया गया है जो कि कोई भी शोल्डर का प्रकार नहीं होता है ना। जो शोल्डर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? सॉफ्ट शोल्डर का जो गलनांक होता है वो कितने 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, यानी 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाला जो शोल्डर होता है वो सॉफ्ट शोल्डर होता है, जबकि 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है? हार्ड शोल्डर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो शोल्डर के प्रकार तो दिए गए हैं, लेकिन ब्रिटल शोल्डर कोई प्रकार नहीं होता, यानी हमें ऑप्शन में नहीं के बारे में पूछा गया है और हमारा ब्रिटल जो है नहीं होता है, यानी हमारा 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन, यानी आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है। यानी आपको यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि आप कौन कौन सा कार्य लेथ मशीन पर बखूबी कर सकते हैं, या ड्रिलिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग या ये सभी। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करें लेथ मशीन पर ऑपरेशन को परफॉर्म करने की, तो हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग कर सकते हैं, नर्लिंग कर सकते हैं, टेपर नर्लिंग भी कर सकते हैं, यानी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ दीज होगा, यानी ये सभी ऑपरेशंस हम लेथ मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वाइल ड्रिलिंग ऑन अ लेथ मशीन द ड्रिल इज टाइड इन, यानी लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को किस में बांधते हैं? आप जब लेथ मशीन का यूज़ करते हैं और लेथ मशीन की सहायता से ड्रिलिंग करनी होती है तो ड्रिल को कहाँ पर बांधते हैं, ऐसा आपको पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दिया गया है टेल स्टॉक, द हेड स्टॉक, फीड शाफ्ट या द बेस, यानी आपको लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को बांधने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए जो कि उचित होता है, आपको ये बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, 95 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को कहाँ बांधते हैं, तो जो लेथ मशीन होती है उस पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को हम टेल स्टॉक में बांधते हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है और जिसका करेक्ट आंसर टेल स्टॉक होता है, यानी जब आप लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल को टेल स्टॉक पर बांधते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन टूल, यानी आपको दिया गया एक टूल है, इससे आपको पहचान करना है कि ये जो टूल है कौन सा टूल आपको दिया गया है। आपको ऑप्शन में दिया गया है टिप क्लीनर, वेल्डिंग स्क्रीन, इलेक्ट्रोड होल्डर या फिर नन ऑफ दिस, यानी ये जो आपको टूल दिया गया है 96 नंबर के क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, यानी आपको जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मिल रहा है ये इसका करेक्ट हो जाएगा कि दिए गए डायग्राम में इलेक्ट्रिक होल्डर को दर्शाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट हेल्पफुल इन कंबस्टन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। आपको ये पूछा गया है कि आप उस गैस का नाम बताइए कि जो खुद तो नहीं जलती है लेकिन जलाने में जो है मददगार होती है, यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन के साथ साथ ऑर्गन भी दिया गया है और इनमें से कोई नहीं भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 97 नंबर क्वेश्चंस की, तो यहाँ आपको पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सी ऐसी गैस है जो जलती तो नहीं है लेकिन जलाने में जो है सहायक होती है, जिसका यूज़ करके हम जला सकते हैं किसी मटेरियल को या किसी को भी। बट यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन जो दिखाई दे रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन की सहायता से ही कुछ भी जल पाना संभव होता है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि जो ऑक्सीजन होती है खुद तो नहीं जलती है लेकिन दहन में सहायक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मशीन शोन इन द फिगर, यानी चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान आपको करना है। यहाँ आपको जो है सिंबल्स में एक मशीन दी गई है, इस मशीन के बारे में आपको बताना है कि ये जो मशीन है कौन सी मशीन है। आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है, ऑप्शंस भी पढ़ लेना है। ऑप्शंस में आपको जो है दिया गया है मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सेपर मशीन या सीएनसी लेथ मशीन। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ बात करें, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो मशीन ये डायग्राम में दी गई है ये सीएनसी मशीन है, यानी ये सीएनसी लेथ मशीन है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मॉनिटरिंग डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, ये इसका सीएनसी जो है कंट्रोलर है, या इसको हम HMI यानी ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी कहते हैं। तो आपको जो मशीन दिखाई गई है ये जो है सीएनसी लेथ मशीन कहलाती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यानी आपको क्या बताना है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आकार की अधिकतम सीमा और आकार की जो निम्नतम सीमा होती है उसके बीच को आप टॉलरेंस कहते हैं, लो लिमिट कहते हैं, हाई लिमिट कहते हैं या ग्रेड कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर की, तो हम उसको टॉलरेंस कहते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुत सारे टेक्निकल्स एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिवेट, यानी निम्नलिखित में से कौन रिवेट का एक प्रकार है। रिवेट के प्रकार के बारे में आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, स्नैप हेड रिवेट, पेन हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट या ऑल ऑफ दीज, यानी आपको रिवेट के प्रकार के बारे में पूछकर ऑप्शन दे दिया गया है। आपको सही विकल्प का चयन करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, बात करें रिवेट के टाइप्स की, तो स्नैप हेड रिवेट भी रिवेट का टाइप है, पेन हेड रिवेट भी रिवेट का टाइप है, कॉनिकल हेड रिवेट भी रिवेट का टाइप है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हमें मिल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा ही बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहे।